हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इन बायोकेमिस्ट्री। तो ये एक थोड़ा ह्यूज टॉपिक है जिसको वन बाय वन हमें समझना पड़ेगा बाय सब टॉपिक्स। ओके, तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड होता है, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म करता है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस बारे में है। कि हमें पता है कि जब भी हम बायोकेमिस्ट्री की अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि जब भी अमीनो एसिड्स क्या है, एक बेसिक ABC है। मतलब अब ये ABC जाकर क्या करेंगे, हमारे वर्ड्स फॉर्म करेंगे। वर्ड क्या फॉर्म करेगा, सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, और सेंटेंसेस क्या फॉर्म करेंगे, पैराग्राफ फॉर्म करेंगे। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम समझना चाहें तो वैसे ही अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि वो खुद होते हैं। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसे वन बाय वन करके एक स्टेज फॉर्म होता है हमारे अमीनो एसिड्स का, और वो अपनी वर्किंग स्टेज में आते हैं। तो अब ये जो फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस की वजह से। ऑफ कोर्स जब कोई आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होंगे, तभी वो बॉन्ड फॉर्म करके अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बेसिक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले अगर हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन है, अमीनो एसिड्स हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड बीटा टर्न। वेयर एज टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कौन है, मायोग्लोबिन। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कौन है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि हमें पता है कौन है, ए है, अमीनो एसिड्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इवेंचुअली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करते हैं। तो वैसे ही अब क्या है, जब ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म हुआ, बीटा शीट फॉर्म हुआ या बीटा टर्न फॉर्म हुआ, तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ टाइप का इंट्रैक्शन हुआ, तभी उन्होंने क्या बनाया, अमीनो एसिड्स के बीच में एक ऐसा इंट्रैक्शन हुआ जिससे ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए। सिमिलरली अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, इनके बीच में कुछ ऐसे इंट्रैक्शंस होंगे जो कि हमारे हेल्प करेंगे क्या, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। सेम गोज विद क्वाटरनरी। तो एक बार आज हम देखेंगे किसके बारे में, अल्फा हेलिक्स के बारे में, कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म करने के लिए कौन कौन से इंट्रैक्शंस हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। तो हम देखेंगे डिफरेंट इंट्रैक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं वो सिर्फ हमारे जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे नहीं है। यहाँ पर जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को एनी हाउ किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किसी भी टाइप का इम्पैक्ट हो सकता है। उसकी प्रेजेंस से या उसकी एब्सेंस से हमारे जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है तो उसके बीच में कौन से टाइप के हमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो जब अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो अमीनो एसिड जो होती है वो एक ही चेन के बीच में एक हेलिक्स फॉर्म करती है। हेलिक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो डीएनए जब भी आप पढ़ते हैं तो वो कैसा होता है, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही हेलिक्स फॉर्म होता है किसका, अल्फा हेलिक्स का। तो जब अल्फा हेलिक्स जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसका, अमीनो एसिड्स का फॉर्म होता है, तो वहाँ पर हमें कौन से टाइप के लिंकेज दिखने को मिलते हैं, कौन से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, इट्स ऑलवेज इंट्रा इन द सेंस बिकॉज ये दूसरे अल्फा हेलिक्स या दूसरे बीटा शीट या किसी से फॉर्म नहीं हो रहा है, ये सिर्फ विद इन एक अल्फा हेलिक्स ही फॉर्म हो रहा है। तो वहाँ पे हमें इंट्रा पॉलीपेप्टाइड इंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। और जो फैक्टर्स हमारे स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। हमने एक एक करके हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कैसे समझा जाए। हमें पता है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जो चार्ज वन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या है कि कौन सा अमीनो एसिड कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, कितना बल्कि है, उसके बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तीसरा है इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप, कि जो उसके आर ग्रुप्स होते हैं उसके बीच में कौन सा चार्ज है, नहीं चार्ज है तो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तीसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ प्रोलिन एंड ग्लाइसिन,
कि प्रोलिन और ग्लाइसिन हमने जब पढ़ा था कि जो प्रोलिन मैंने आप लोगों को बताया, प्रोलिन इज प्रॉब्लमेटिक, वेन एवर प्रोलिन इज प्रेजेंट इट गोइंग टू कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो सिमिलरली ग्लाइसिन हमें पता है क्योंकि वो बहुत छोटा साइड चेन होता है, उसका कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, बहुत स्मॉल होता है, तो ये भी कभी कभी क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करने में इन्वॉल्व होता है। दूसरा हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके दोनों डाइपोल्स जो हैं वो क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड किस साइड प्रेजेंट होगा, तो जो उसकी स्टेबिलिटी मिलेगी वो भी डिसाइड करता है कौन, हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को, इंट्रैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। अब तो एक एक करके जैसे हम समझने वाले थे इंट्रैक्शंस का, अल्फा हेलिक्स का, तो सबसे पहला जो इंट्रैक्शन है वो किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि ऐसे अमाइनो एसिड्स को एडजेसेंट वे में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कि अपोजिटली चार्ज हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सेम अमाइनो एसिड सेम चार्ज के अगर एडजेसेंट में लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी भी जब भी फॉर्म होता है अल्फा हेलिक्स या कुछ, तो इसमें एक इंट्रैक्शन ऐसे अमाइनो एसिड्स का कभी भी एडजेसेंट उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि जो सिमिलरली चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वेयर एज अ पॉजिटिवली चार्ज डू इंटरेक्ट इन अ गुड वे। वेयर एज अगर बल्कीनेस की बात की जाए, बल्कीनेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बल्कीनेस से क्या होता है कि अगर कोई अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, तो वो क्या करेगा, और वो अगर आसपास है, 2 अमाइनो एसिड जो कि साइज़ में बहुत बड़े हैं, अगर वो एडजेसेंट हुए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे का जो उनका आर ग्रुप होगा एक दूसरे के साथ स्टेरिक क्लैश जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो फॉर्म होगा, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होना था वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए 2 चीज़, बल्कीनेस मतलब ये नहीं होना चाहिए कि साइज़ बहुत बड़ा हो या साइज़ बहुत छोटा हो। अगर हम ग्लाइसिन के बारे में अभी देखने वाले हैं कि ग्लाइसिन कैसे प्रॉब्लम कॉज करता है, वैसे ही अगर साइज़ छोटा होगा तो भी प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, और साइज़ बहुत बड़ा होगा एडजेसेंट में तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। अगर इंटरेक्शन की बात करते हैं आर ग्रुप, तो आर ग्रुप क्या रोल प्ले करता है? हमें पता है कि जब भी स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आर ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप क्या करने वाला है? आर ग्रुप क्या करेगा, जब भी वो फॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चर को, अगर आर ग्रुप ऐसा हुआ जो कि अब जाके इसको बाइंड करना है दूसरे अल्फा हेलिक्स से, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है, ये ऐसे अमाइनो एसिड से, जो कि हमें एक और बात हम समझ लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स जो होता है उसमें जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है वो कब होता है, वो जब भी फॉर्म होता है किसके बीच में, I+4 में हमारा अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है। तो जब भी I+4 में हमारा अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है, ऐसा क्यों? I का मतलब क्या है, जब भी अल्फा हेलिक्स के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, H बॉन्ड का इंट्रैक्शन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी अल्फा हेलिक्स का इंट्रैक्शन होता है वो पॉलीपेप्टाइड इंट्रैक्शन करता है, तो जो H जो हाइड्रोजन होता है वो जो हमेशा क्या करता है, हमारे जो I से फॉर्म होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, 4th पोजीशन पे फॉर्म होता है। जब ये 4th पोजीशन पे फॉर्म होता है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो 3rd और 4th पोजीशन हो वहाँ पर कोई भी ऐसा इंट्रैक्शन ना हो जो कि वहाँ पे स्टेरिक क्लैश कर रहा हो या जनरेट कर रहा हो। इसीलिए आर का किस टाइप का आर ग्रुप वाला अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो कहाँ पे, 3rd 4th पोजीशन में, वो बहुत मायने रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो I+4 पे होता है। सिमिलरली अगर प्रोलिन की बात की जाए, हमें पता है कि प्रोलिन में क्या होता है, जैसे दूसरे जब फॉर्म करते हैं बॉन्ड अमाइनो एसिड्स, तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है NH2+। बट अगर हम इसकी बात करें, किसकी, प्रोलिन की बात करें, तो प्रोलिन के केस में हमको क्या दिखता है, NH+। हमें पता है जिसकी वजह से क्या होता है, किंग प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक पायरोलिडिन जो रिंग बनती है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, किंग प्रोड्यूस होती है। तो अगर प्रोलिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, जो भी वो स्ट्रक्चर है वहाँ पे किंग प्रोड्यूस होगा, और जो स्टेबलाइजेशन होगी वो डिस्टर्ब होगी और वो इंट्रैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर ग्लाइसिन की बात की जाए तो ग्लाइसिन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ग्लाइसिन, हमें पता है कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका जो आर ग्रुप है वो क्या कंटेन करता है, H। तो जो ये H होता है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है और बहुत ही जैसे छोटा होता है, तो वो बहुत जल्दी इंट्रैक्ट कर लेता है दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। इसीलिए ज़्यादा प्रोलिन या ग्लाइसिन का प्रेजेंस हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है।
दूसरा आ गया हमारा कौन सा, फिफ्थ जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या है कि जस्ट सपोज अगर ये अमाइनो एसिड की चेन है, ये हमारा क्या है एन टर्मिनल, ये हमारा सी टर्मिनल, हमें पता है सी टर्मिनल पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव और एन टर्मिनल पे क्या चार्ज होता है पॉजिटिव। तो एक ऐसा अमाइनो एसिड आके यहाँ पे इंटरेक्ट करे जो कि क्या हो इसके अपोजिट चार्ज। अभी हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है तो क्या होता है कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वेयर एज अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा अमाइनो एसिड आना चाहिए, कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, वेयर एज यहाँ पे ऐसे एक अमाइनो एसिड आना चाहिए जो कि क्या हो पॉजिटिवली चार्ज हो, तभी जाके क्या करेंगे वो उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर पाएंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो ये 5 टाइप के इंट्रैक्शंस थे जो हमें या फैक्टर्स थे जो कि हम देखते हैं किसमें, जब भी हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं या इंट्रैक्शन की बात करते हैं, उस टाइम पे हम इस चारों को या 5 को माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बारे में बताया जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, और इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब आप इसको बेसिकली अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो कि हमने देखा मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस का, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रैक्शंस के बारे में नहीं देखा जबकि हमने और भी फैक्टर्स देखे जो कि अगर प्रेजेंट होंगे तो वो स्टेबिलिटी को कैसे हार्म करेंगे। तो जब भी आप इसको पढ़ें तो अपने अच्छे से समझने की कोशिश करें, अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे से पॉइंट्स ऐड करें कि अच्छा पॉजिटिव है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसे कुछ कॉमन फैक्ट्स जो कि बहुत ही कॉमन है उसको हमेशा आप ध्यान रखते हुए ही किसी भी स्ट्रक्चर को क्वेश्चन को रीड करें, तभी आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। तो ऐसी ही बहुत क्रिस्प छोटी सी वीडियोज़ और इंट्रैक्शंस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने कमेंट्स हमें बताइए। थैंक यू।